बच्चों, तो हम लोग अब आज करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमने लास्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप किया था। तो ये मान के चलो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसी से यहाँ पर हमारे कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कॉमन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का मतलब है देयर इज वन पर्सन हु इज कॉल्ड कर्ता, who is running business, who has all the authority of taking decision, so controlled, managed by the कर्ता। और उस कर्ता से नीचे जो कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, उससे नीचे जितने भी लोग हैं उस फैमिली में वो उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, उनके डिसीजंस नहीं माने जाते, उनसे राय ली जाती है। तो कोई भी बच्चा अगर उस फैमिली में बाय बर्थ ले रहा है, गर्ल हो या बॉय हो, डजंट मैटर। जब स्टार्टिंग में बना था तो फिर भी जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, लेकिन 2005 में हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट आया विद अमेंडमेंट। उस एक्ट में ये आया कि जेंडर इक्वालिटी रहेगी, गर्ल और बॉय उस घर में पैदा हुआ तो वो उसका मेंबर बनेगा ही बनेगा। इवन गर्ल्स मैरिज के बाद भी उस फैमिली की मेंबर रहेंगे और उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का उनको शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में से। जो भी करते, बाकी डिसीजन तो देखो करता के हैं सारे, ठीक है। जो भी मैरिज होकर उसमें फीमेल्स आएंगी वो भी उस फैमिली का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा वेदर मेल और फीमेल वो कर्ता माना जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। अब फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन का कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ऐसा कोई जो इसका लॉ है, लॉ में भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रोसेस दिया हो फॉर्मेशन का। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप प्रोसेस में आ जाती है, ठीक है। कोई एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट की बात ही नहीं है। कर्ता इज द मेन पर्सन हु इज कंट्रोलिंग मैनेजिंग ऑल द वर्क। डिसीजन मेकिंग पावर भी कर्ता की है, ठीक है। तो कोई इसमें फॉर्मेलिटीज है ही नहीं। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो कर्ता की लायबिलिटी कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो यही देखो हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में आ जाता है कि जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। हमने कहा कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि अगर उस बिजनेस में कभी भी कोई ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देने की बात होती है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी टू सर्टेन अमाउंट जो कर्ता ने डिसाइड की हुई है। बट कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है बिकॉज कर्ता के जितने भी एसेट्स हैं वो उस बिजनेस को बिलोंग करते हैं। कर्ता का अपना पर्सनल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका मेरिट हो गया और डीमेरिट हो गया। नेक्स्ट कंट्रोल, किसके पास है सारा कंट्रोल? अब तो पता लग ही गया किसके पास है, कर्ता के पास है। तो सारा कंट्रोल डोमिनेंस ऑफ कर्ता है, कर्ता के पास सारा कंट्रोल है, ठीक है। इनमें से किसी के पास, जितने भी मेंबर हैं उनमें से किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है। बट फिर भी ये जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं ये है डिसीजन मेकिंग वाला, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। बट वैसे देखा जाए तो हमारा जो कंट्रोल है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कंट्रोल है, यहां पर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन वाला कंट्रोल देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप वाली फीचर आ गया ना, इफेक्टिव कंट्रोल, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कर्ता को लेना है सब कुछ, तो कर्ता ही डिसीजन ले रहा है, तो कर्ता ही कंट्रोल कर रहा है, कर्ता ही एडमिनिस्टर कर रहा है। तो ये एक चीज यहाँ पे अच्छी आ जाती है। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि कर्ता की डेथ अगर हो गई तो जो भी उसके बाद एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली है वो उस बिजनेस का हेड बन जाएंगे, तो वही हेड ऑफ द फैमिली है। तो कंटिन्यूटी, बिजनेस एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा,
ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि पूरी की पूरी फैमिली चली जाएगी एक साथ। फैमिली में कोई ना कोई तो बड़ा रहेगा ही, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम केस हो जाए अगर कि कोई भी एल्डेस्ट मेंबर ऐसा नहीं है जो 18 से ऊपर हो, माइनर ही है, तो उस केस में माइनर ही कर्ता माना जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसे में, ठीक है। बिजनेस खत्म, अगर सभी मर गए, बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि हाँ गांव, मतलब ऐसा होता नहीं ना। हिंदू फैमिलीज में तो फिर बहुत ज्यादा लंबी फैमिलीज होती है ना, हमारे भाई फिर उनके बच्चों उनके भाई, तो ऐसा तो बहुत बड़ी, कोई ना कोई तो दूर का रिश्तेदार निकल ही आता है। हिंदू में तो अगर कोई भी दो लोग बैठेंगे ना बात करने और उनको अगर अपने पीछे की 3 पुश्तों के नाम पता होंगे, तो अभी अगर हम और तुम भी बैठ जाए ना और हमें अपने पिछले 3 पीढ़ियों के नाम निकल जाए, पता लगेगा तुम और मैं कहीं ना कहीं से रिश्तेदार निकल गए हैं, ये पक्की बात है। अगर तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी को बिठा दें तो वो कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदारी निकल ही आएगी। एक गांव के होंगे, चाचा मामा पता नहीं कोई दूर के, चाहे 7 कड़ी हो जाए 10 कड़ी हो जाए, लेकिन निकल ही आती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। माइनर मेंबर्स का क्या स्टेटस होता है? माइनर मेंबर्स का भी यही मतलब रहता है कि कोई भी मेंबर, जैसे ही माइनर मेंबर टेक बर्थ, मतलब जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ उस फैमिली में, वो उसका मेंबर बन ही गया। कोई इसके लिए कोई फॉर्मल हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ भी फॉर्मल ऐसा नहीं होता कि कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, वो इस घर का बच्चा है, मतलब ठीक है, ठीक है ना। पुराने जमाने की मूवीज नहीं देखी, उसमें यही तो होता था। पुराने जमाने की मूवीज में कोई एक राजा मरा तो उसके कोई दूर का रिश्तेदार उनका रिश्तेदारी निकाल कर आ गया कि मैं इसका ये हूँ, भतीजा हूँ, ये हूँ वो हूँ, और पूरा राजपाट में संभाल लूंगा। तो जहाँ पे सक्सेसर वाली जाते हैं वो यही होता है। तो अब यहाँ पर एक और जो बेनिफिट इसका है वो ये है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बेनिफिट्स, कि जब पूरी फैमिली मिलके एक बिजनेस करती है और एक बंदे के अंडर में करती है, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी और कोऑपरेशन आ ही जाती है। नो डाउट, जहाँ पैसा है वहाँ झगड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दे हैव सम पॉइंट्स ऑफ लॉयल्टी ऑल्सो एंड कोऑपरेशन ऑल्सो। उन्हें पता है कि हमें मिलजुल के ही रहना है। जैसे कि एक कहानियां सुनते थे हम शुरू में बचपन में दादी की, कि एक बाप जो है ना वो मरने से पहले ये बोल के गया कि ये घर जो है ना, अगर तुम तीनों भाई इसी घर में एक साथ रहोगे तो ये घर तुम्हारा है, अगर कोई एक भी छोड़ के चला गया तो मैंने ये अपनी वसीयत में लिख दिया है कि ये घर जो है उस अनाथ आश्रम को दे दिया जाए। ऐसी कहानियां मैं बचपन में हमारी दादी सुनाती थी, तब तो हमें लगता था, मजा ही आता था, अरे वाह। लेकिन अब बड़े होने के बाद उनको लॉजिक समझ में आया कि हमारी जितनी भी ये ट्रेडिशंस और ये सारी चीजें हैं ना, उनका रीजन है। अब वो तीनों वहीं रहते थे, लड़ते भी होंगे ही, उनके बच्चे भी लड़ते होंगे ही, लेकिन कितना लड़ेंगे, एक पॉइंट पे तो फिर खेल ही लेंगे ना साथ में। तो बात वही होती है कि एक कॉपरेशन बनी रहती है। तो ये उसका एक बहुत अच्छा मोटिव था। आज की डेट में तो सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पता ही नहीं किसी को जॉइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को तो छोड़ो, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही बहुत कम लोगों को पता है। एंड आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, जब हम छोटे थे तो हम उस घर में रहते थे जिसमें हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, हमारी दादी, और ऐसे एक बहुत बड़ा सा घर था और उसमें सबके एक एक रूम थे और एक कॉमन ड्राइंग रूम होता था। जिसके भी घर कोई गेस्ट आएंगे तो अपने कमरों में नहीं बिठाए जाएंगे, वो उस कॉमन ड्राइंग रूम में बिठाए जाएंगे। और फिर हर किचन से, सबकी किचन अलग अलग होती थी, हर किचन से कुछ ना कुछ बन के वहां आएगा, ठीक है। और सारे बच्चों को, हम सारे इतने 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 से लेके हर साइज के बच्चे थे, सारे बच्चों को लाके ना लाइन से खड़ा कर दिया जाता था, नमस्ते बोलो। वैसे लाइन से एक सुर में नमस्ते बोलते और लाइन बना के भाग जाते थे, तो वो अलग फन होता था। हर साइज के बच्चे थे, इतने से लेकर इतने तो ये अलग फन होता था। आजकल तो 4 दिन के बाद लगेंगे बस हो गया, अब हमको मी स्पेस चाहिए। आजकल तो मी स्पेस वाला फोकस आ गया है। अगर 4 दिन कजन्स आ भी जाए तो 5वें दिन मी स्पेस चाहिए, बस हो गया, बहुत जाओ निकलो, ये हो गया है। कंसेप्ट कम है और अभी भी जो फैमिलीज फॉलो कर रही हैं वो बहुत अच्छी बात है। हम उनको कुछ ना कुछ रूट्स देके जा रहे हैं। चलो ज्यादा इमोशनल नहीं होना, आगे आते हैं। डिमेरिट्स अब लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं,
वही सोल प्रोप्राइटरशिप वाला केस आ जाता है ना, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कि वो अकेला बंदा ही है जो कि सारा देख रहा है, तो उसी के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो रिसोर्सेज भी उसी के हैं। यहाँ पे भी क्योंकि कर्ता इज द मेन पर्सन, तो कर्ता के रिसोर्सेज से ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स केम, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली ही लिमिटेशन यहाँ पर आ जाती है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं, क्योंकि कर्ता ही है जो कि मेन वो ले रहा है, और उसके डोमिनेंस की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पार्शियलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको जो बच्चा पसंद होगा हो सकता है उसको ज़्यादा फेवर दे दे क्योंकि उसकी मर्जी चलेगी। बचपन में ना मेरी दादी को ना, हमारे पूरे हम 12 भाई बहन कजन ब्रदर 12 हैं, तो उसमें ना मैं सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी उनको, मैं हुई। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक आती तो मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक आई, बच्चों को नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी दादी मुझे छोटे से चाय के कप में ये क्या क्या दूध पिला रही हूँ बिटिया को, वो मुझे वो कोल्ड ड्रिंक दे दिया करती थी। तो ये पार्शियलिटी थी मेरी दादी सबसे बड़ी। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, करता तो बहुत पूरे बिजनेस का करता धरता है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। तो डोमिनेंस का ये भी नुकसान था, और मैनेजरियल स्किल तो थी ही लिमिटेड, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं वाली फीलिंग थी, मैं हूँ तो भैया तू ही है, मैं करता रहे बकरी के जैसे। तो वो कई बार ये बात सही है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन होता था क्योंकि वन मैन पावर होती थी, लेकिन वन मैन पावर कई बार डिसएडवांटेजेस भी हो जाती थी। समझे? गॉट इट? सिंपल। चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करेंगे पहले हम, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोऑपरेटिव जो कॉपरेशन से बने हो। इनको हम क्यों बनाया जाता है? जनरली ये मिडिलमैन को खत्म करने के लिए बना देते हैं कि हमारे पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट बेस्ड ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, और जिससे कि जो मिडिलमैन एक्सप्लॉइट करते हैं वो एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाए। कैसे? हमने कहा कि हम अपने यहाँ की आईपी एक्सटेंशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे सारा सामान मिला करेगा पूरा। तो अब हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदा और उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डाला। अब उसमें से सामान वही खरीद सकता है जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स के लिए प्राइस कुछ और होगा और जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनके लिए प्राइस कुछ और होगा। तो मेंबर्स को सस्ता मिलेगा सामान। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने क्या किया, मिडिलमैन, ग्रोसरी वाले मिडिलमैन को हटा दिया, तो उनको मिडिलमैन वाला प्रॉफिट उन्हें मिलने लग गया, सस्ता मिलने लगा ना उन्हें सामान, ठीक है। फिर हमने सोचा कि जब हमने खोला ही हुआ है तो हम प्रॉफिट क्यों ना कमाएं। तो प्रॉफिट कमाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, जो नॉन मेंबर्स है उन्हें भी सेल कर देंगे। उन्हें सेल करने से क्या फायदा होगा कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरी तरह से गवर्न्ड बाय लॉ होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, ऑल्दो ये होती वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सम पीपल म्यूचुअली एग्रीड टू open this cooperative society, but when they open this society they need to register it first. बिना रजिस्ट्रेशन के वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो यानी कि फर्स्ट हो गया वॉलेंटरी मेंबरशिप, कंपलसरी नहीं होता, कोई कंपल्शन नहीं होता, आप बनना चाहते हो बनो, नहीं बनना चाहते मत बनो। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जैसे जैन्स पर है, अग्रवाल्स पर होती है, मुस्लिम्स की, सिख की, ऐसे सबकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। रीजन बेस्ड भी होती हैं कि वो पहाड़ों की हो गई एक अलग, साउदर्न अलग हो गई, ऐसे करके सब होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत वैरायटी की होती हैं, प्रोफेशन वाइज भी होती हैं, ट्रेड एसोसिएशन से वाइज भी होती हैं।
प्रोडक्ट वाइज भी होती हैं, बहुत तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। वो अभी हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बट अभी वॉलेंटरी मेंबरशिप है, और वॉलेंटरी मेंबरशिप में आप अपनी मर्जी है, आप चाहो तो मेंबर बनो और चाहो तो नहीं बनो। आप जब चाहो एक नोटिस दो, और सोसाइटी को लीव करना चाहते हो आप लीव कर दो। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मेंबर बन के रहो, ठीक है। अब दूसरा, जरूरी नहीं है कि हम बहुत स्पेसिफिक हो। कई बार ओपन कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं। उन कोऑपरेटिव, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने आईपी एक्सटेंशन की बनाई, तो इसमें कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई मैटर ही नहीं कर रहा। आईपी एक्सटेंशन में हो, आपका घर यहाँ पर है, आप मेंबर हो, बस दैट्स इट, ठीक है ना। जैसे जितनी भी हमारी ये सोसाइटीज हैं, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में बनी है। आईपी एक्सटेंशन में जितनी भी सोसाइटीज हैं, ये किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में ही बनी हुई हैं। तो जैसे कि एक सोसाइटी है, उसमें सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके अंडर में बनी। एक सोसाइटी बैंक ऑफ बड़ौदा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनी। एक टीचर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनी, कि जितने भी टीचर्स हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी, ये पूरे टीचर्स की सोसाइटी है कोऑपरेटिव। यहाँ पे जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो सभी टीचर्स थे, बाद में वो सेल करते चले गए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल मेंबर सारे टीचर ही थे यहाँ पे। तो ऐसे हर सोसाइटी किसी न किसी कोऑपरेटिव से ही बनी हुई है। लीगल स्टेटस होता ही है इसका, लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस में, क्योंकि मैंने कहा इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तो सोसाइटीज अपनी सोसाइटी के नेम से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती हैं, कोई भी डील करती हैं, सेल परचेज, यानी कि किसी भी मेंबर के रहने या ना रहने से सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। सोसाइटी एज इट इज चलती है, इसीलिए इसकी स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे। कभी तुम देखना अपनी सोसाइटी की जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर लिखा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आशीष वांग हमारे पे लिखा रहता है, तो हर सोसाइटी में वो लिखा होता है। तो उनमें मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट सोसाइटी वही रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, हर मेंबर की एक लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना अमाउंट उसने एज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। जितना भी अमाउंट उसने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, वही उसकी कैपिटल है और उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। तो लिमिटेड लायबिलिटी उसके लिए एक तरह से एडवांटेज भी है, ठीक है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, लिमिटेड लायबिलिटी हो गई तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी हो गए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बनी है तो उतनी ही रिसोर्सेज रहेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऐसे बहुत इजीली ये नहीं है कि जितना मर्जी लोन ले लें, जितना मर्जी क्रेडिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल किसके पास होता है इनका कंट्रोल होता है, इनकी एक पूरी कमेटी बनती है मेंबर्स की, कि ये प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये ट्रेजरर हैं, ऐसे करके एक सिलेक्टेड कमेटी होती है जो सारे मेंबर्स वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें इक्वालिटी होता है वोटिंग स्टेटस में, इक्वल वोट्स, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, मतलब एक आदमी एक वोट दे सकता है। जो भी एक मेंबर है, वन मैन वन वोट, या वन मेंबर, क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैन जो है वो पर्सन को डिनोट कर रहा है, मेल मेंबर्स को नहीं डिनोट कर रहा, मैन यहाँ पे पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं वन मेंबर वन वोट, एक मेंबर एक ही वोट दे सकता है, इररिस्पेक्टिव कि आपने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। हो सकता है मैंने 20,000 की हो, तुमने 2 लाख की हो, तुमने 4 लाख की हो, सबने अलग अलग की है, बट हमारे पास वोटिंग राइट्स में इक्वालिटी है। ये नहीं कि एक ने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तो उसको ज्यादा वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इक्वालिटी मिलती है। और इनका मेन जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव होता है, सबसे प्राइम मोटिव सर्विस करना ही है। मिडिल मैन जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करना है। तो सर्विस मोटिव इज द मेन मोटिव ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है।
अब यहाँ पे हम आते हैं तो इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, जैसा कि मैंने बताया कि हम बल्क में सामान ले रहे हैं और बल्क में सामान लेके फिर हम कम में सामान बेच रहे हैं। तो यानी कि अब हमने क्या किया, मिडिल मैन को तो हटा दिया, तो हम बल्क में सामान लेंगे तो हमें उसके भी तो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशंस मतलब लार्ज स्केल पे काम करोगे तो आपको लार्ज बेनिफिट्स मिलेंगे। वेरी ऑब्वियस है ना, आप खुद भी अगर सब्जी भी लेने जाओगे, अगर आप 100 ग्राम सब्जी लेनी है तो आप उससे क्या मोल भाव करोगे, सब्जी वाले भैया से कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन 5 किलो लेनी है तो आप क्या कहोगे, भैया 5 किलो लेना है, ऐसे क्या, तुम थोड़ा तो पैसा कम करो, बोलोगे ना। अब अगर तुम्हें यहाँ से पास में जाना है, तुमने रिक्शा वाले भैया ने बोला है कि 20 रुपए, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं दूर जाना है यहाँ पे तो तुमसे मोल भाव भी करोगे। तो कुछ भी होता है, जो भी आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, सब्सिडाइज रेट पे गुड्स देती हैं उनको। कोऑपरेटिव स्टोर खोलने के लिए जो लैंड है वो भी सब्सिडाइज रेट पे मिलता है उनको, इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट पे मिलती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट रहता है, बट क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है तो फिर कंट्रोल भी है। अगर सपोर्ट करेगी तो कंट्रोल भी करेगी, इंटरवेंशन भी रहेगा, तो वो लिमिटेशन भी बन जाती है। वही एवरी कॉइन हैज टू साइड, अगर कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है, ठीक है ना। इजी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा पूरा फॉर्मेशन का प्रोसीजर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिया हुआ है। इन एक्ट के थ्रू जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करो और रजिस्टर करा लो। रजिस्टर कराओगे तो ये जरूर है कि आपको रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, बट वो बहुत ही सिंपल होता है, तो आप इजीली उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं ना, उनको हायर नहीं किया जाता कि बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर किया जाए। मान लो हमारी सोसाइटी है, तो जो हमारी सोसाइटी में हम देख लेंगे कि कौन सीए है, तो अच्छा सीए है तो भाई ट्रेजरर आप बन जाओ। अब वो यहाँ पे फुल टाइम काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका काम संभाल लेंगे, उनको उसके बदले में कुछ देना है तो दे दो, ऑनर करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ऑनोरेरियम, और नहीं देना तो मत दो। फिर मान लो जनरली टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेशन के काम में डाल देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है ना वो टीचर्स को बना दो, टीचर्स आर एज्यूम टू बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दूसरा, टीचिंग जॉब भी ऐसी होती है कि टीचिंग जॉब में आप सुबह जल्दी शुरू होता है, घंटे उतने ही हैं, लेकिन फिर भी शाम को थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा, लेकिन जिसका ऑफिस 10 बजे से शुरू होता है वो तो टाइम ही नहीं निकाल सकता। तो बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी बन सकता है, वो तो इलेक्शन होते हैं। बट कोई भी जो मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, दे आर नॉट द फुल टाइम पर्सन हु आर गिविंग टाइम, दे आर नॉट द वेल क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम बच्चे हो और थोड़े से जो तुम्हारे दीदी भैया लोग होंगे 20-25 साल के, वो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उनकी स्किल है कि वो अपने आप को खड़ा करें इलेक्शन में। तो बात ये है कि जो मैनेजमेंट है उसमें इस वजह से इनएफिशिएंसी आ सकती है क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट के पीपल नहीं है वहां पे, ठीक है। सीक्रेसी, क्योंकि एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी बहुत रखनी पड़ती है, एवरीथिंग इज ओपन, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो आपके सीक्रेट्स भी बाहर जाएंगे। और डिफरेंस इन ओपिनियंस, जरूरत होना सब एक मत होके काम करें। कई बार ऐसा भी हो जाता है, वोटिंग करा ली, अभी 50-50% वोट आ गए। अभी हुआ था हमारी एक सोसाइटी में, वहाँ पे रेनोवेशन के काम के लिए वोटिंग करवाई गई कि भाई हमें रेनोवेशन, अपनी सोसाइटी का रेनोवेशन कराना चाहिए क्योंकि मेरी सोसाइटी बहुत खराब लगने लगी है। वोटिंग कराई गई, सारे मेंबर्स ने वोट दिया, हम भी गए वोट देने, और हुआ क्या, हुआ ये कि 50% एग्जैक्ट 50-50 पर आ गया। अब क्या करें, दोबारा से वोटिंग हुई कुछ दिनों बाद, फिर उसके बाद जब प्लस में आया तो काम शुरू हो पाया। समझाया गया कि भाई आखिर क्यों जरूरी है रेनोवेशन। तो इस तरह से, लेकिन अगर मान लो 60% लोगों ने बोल दिया, मेजोरिटी ने बोल भी दिया, काम करवाना भी शुरू, लेकिन वो 40% तो है ना जो एग्री नहीं कर रहे, और वो 40% की बात नहीं मानी गई तो डिफरेंस इन ओपिनियन तो आ गया। हो सकता है फिर वो कोऑपरेट भी ना करें, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी नहीं, ठीक है ना। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, समझे? गॉट इट? एनी डाउट? कोऑपरेटिव सोसाइटी कमेटी ही हुई है। हाँ हाँ,
तो उसके अंदर वोटिंग होती है। हाँ। और इसके हिसाब से एसोसिएट बनता है। हाँ। ठीक है। तो अब उसके अंदर जैसे आपने कहा कि बल्क में खरीद सकता है, तो फिर ये भी तो कर सकता है कि जैसे इसने ग्रोसरी स्टोर खोला, जैसे नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर होता है, हाँ। उसमें कहते हैं ना कि आप नंबर बनना चाहते हैं, तो वो भी एक तरीके की नहीं नहीं नहीं, वो तो उनकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। अच्छा। वो नहीं, वो तो आजकल जितने भी स्टोर में जाओ तुम किस वहीं पे सब जगह कार्ड दे देते हैं वो लोग कि आप मेंबर बन जाओ, फिर आपको मेंबर बनोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिला करेगा। तो वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो तो उनकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पता है कि कुछ कंफर्ट जोन आने में कुछ स्किप ना हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तब भी डर लगता है। Now, the last topic of this class is types of cooperative societies. कितने तरह की होती है? 6 तरह की होती हैं। इनके नाम से ही पता लग जाएगा इनका क्या काम है। जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो मेन इंसेप्शन ऑफ द आइडिया था ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो यही था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे कि कंज्यूमर्स को मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाए और जो उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स का, वो उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे या जो भी वो परचेज करना चाहे उसके बेसिस पे उन्हें मिल जाए। मतलब कंज्यूमर्स को कम रेट पे सामान मिले और सही क्वालिटी का सामान मिले विदाउट एनी मिडिल मैन। बस ये हमारा मेन मेंबर था। ठीक है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट मिनिमल कॉस्ट एंड एलिमिनेटिंग मिडलमैन। फिर आया कि प्रोड्यूसर्स ने भी बना लिया कि भाई सही है ये तो मामला। प्रोड्यूसर्स का क्या रहा हिसाब किताब कि रॉ मटेरियल के लिए अपने कोऑपरेटिव स्टोर बना लेते हैं। हम 5 लोगों का एक कोऑपरेटिव स्टोर हमने और भी अपने जैसे प्रोड्यूसर्स बनाए। अब जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे, हमारी बार्गेनिंग ज्यादा नहीं हो गई? हम लोगों की बार्गेनिंग ज्यादा हो गई ना। अगर हम सारे प्रोड्यूसर्स मिल जाएं कि रॉ मटेरियल हमें इसी कॉस्ट पे चाहिए, अब क्या करेगा रॉ मटेरियल वाला? सारे प्रोड्यूसर्स ने अपना कोऑपरेटिव स्टोर बना लिया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के कोऑपरेटिव स्टोर ने उनकी बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव कर दिया। वरना क्या होता था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो बार्गेन नहीं कर पाते थे, तो सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव स्टोर बनाया और रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। मार्केटिंग में क्या क्या आता है? मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, वेयर हाउसिंग है, पैकेजिंग है। तो ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन्होंने क्या किया, इनका भी एम यही था कि मिडिलमैन को हटा दो, और मिडिलमैन को हटा के फिर हम लोग अब पूरा अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। सबने अपनी अपनी प्रोडक्शन कर ली, अब हम एक जगह लाएंगे और अपनी पैकेजिंग कर देंगे। तुमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, प्रोड्यूस्ड बाय कुछ और होता है लेकिन पैक्ड बाय कुछ और होता है। और जब पैक्ड बाय लिखा होता है तो उसके सामने नोटिस करना किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम होता है ना। वो यही है कि अब तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी ये करने लग गए हैं कि इसको आउटसोर्स करने लग गए कि अपना प्रोडक्ट बनाया और फिर उनको आउटसोर्स कर दिया कि मार्केटेड एंड पैकेजिंग बाय दूसरी कंपनी। तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। फार्मर्स क्यों बनाएंगे? सोचो। हाँ, तो उनको कहाँ पे बेनिफिट होगा? फार्मर्स को, मतलब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बना के क्या बेनिफिट लेंगे? रिसोर्सेज सस्ते में दे देंगे, सीड्स, फर्टिलाइजर सस्ते मिल जाएंगे, और जो उनके आउटपुट होंगे वो भी हम अपनी कंडीशन पे बेच पाएंगे। ऐसा नहीं हो ना कि कोई अपनी मर्जी से हमारे आउटपुट को ले। हमारी बार्गेनिंग पावर हो जाएगी, मिडिलमैन हट जाएंगे। अल्टीमेटली हर जगह बात मिडिलमैन की ही आ रही है, बस तरीके फर्क हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह हम मिडिलमैन की ही बात कर रहे हैं। तो फार्मर्स को उनकी सीड्स हो गई, फर्टिलाइजर हो गए, कैपिटल रिसोर्सेज हो गए, उनका आउटपुट हो गया, इसके लिए मिडिलमैन हटा दिए, उन्होंने खुद के कोऑपरेटिव स्टोर्स ओपन कर लिए, सोसाइटीज कर ली। ठीक है ना, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें बड़ी चीजें, मशीन्स वगैरह भी आ जाती है, सब आ जाता है।
अब आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये है फाइनेंस से रिलेटेड। 12th में एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम 10 लोग हैं मिलके 100 रुपए जमा कर लें, अगर 10 लोगों ने 100 रुपए जमा किए तो 1000 रुपए हो गए। ऐसे हर महीने 1000 रुपए इकट्ठे करते जाएं, फिर जब किसी को जरूरत हो 5000 की तो उसमें से निकाल के उसे दे दिए। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही हमारे लिए एक तरह से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम करते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे मिडिलमैन को क्या किया, यहाँ पे उन्होंने मिडिलमैन हटा दिए जो कि फाइनेंस अवेलेबल कराने में बीच में अपना कमीशन खाते थे। इन्होंने कहा कि ये जो मिडिलमैन है ये कमीशन खा लेते हैं बैंक से लोन, बैंक में हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारे एरिया में बैंक भी नहीं है कोई अच्छा सा, तो उन्होंने अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली और उन्होंने अपने ही मेंबर्स को लोन देते थे। वो किसी और को लोन नहीं देते थे, वो अपने ही मेंबर्स को लोन देते हैं। आपने बताया था कि देखा था कि काफी राजस्थान की लड़कियों ने ऐसे कुछ बना था और वो ऐसे कुछ, हाँ ये उधर की थी, तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं, दादा वाले तो नहीं है, ये एरिया का दादा नहीं हो रहा, ये तो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। हम लोगों में इतनी समझ है, हमें बहुत ज्यादा बैंकिंग स्किल नहीं पता, लेकिन हमने ऐसे बोल दिया कि चलो भाई 5000 की तेरे को जरूरत है अब तू ले ले, और फिर वापस भी कर देगा, वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगा। तो उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही तो पैसा रहा, घूमता रहेगा जब जिसको जरूरत हो। किसी और को लोन नहीं मिलेगा, अगर आप उसके मेंबर नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, अपने मेंबर्स के लिए है बस वो। और लास्ट में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारी ये सोसाइटी है वो टीचर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई इनकम टैक्स लॉयर्स की है, ऐसे कर करके कोई इनकम टैक्स ऑफिसर्स की होती है, कोई पीएनबी बैंक के लोगों की होती है, कोई जैसे कि पीछे जो एक सोसाइटी है वो पूरी बंगालीज की है, तो उन्होंने बंगालीज की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो वो वहां पे जैसे कि वो आजाद अपार्टमेंट्स है वो सारे मुस्लिम्स के, वैसा थोड़ा नहीं कि उसमें सारे मुस्लिम्स रहते हैं या कलोल में सारे बंगाली रहते हैं, रहते तो और भी हैं, या अब यहाँ पे सारे टीचर्स रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट ये सोसाइटी ओरिजिनली बनी उसी पर बेस्ड थी और इनका पर्पस ये था कि हम ये एलिमिनेट कर दें, मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दें और अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी बनाएं, बजाय कि किसी दूसरे से हम घर लें, अपनी यूनिटी मेंटेन करें। इसमें ये प्रॉफिट होता है कि हम अगर एक एक जना इस जमीन पे घर लेता तो हम बेसिकली सिंपल सी बात ही हो गई कि हमने एक बहुत बड़ी जमीन मिलके खरीद ली तो हमें सस्ती पड़ गई, कंस्ट्रक्शन हमने मिलके करवा ली तो हमें सस्ती पड़ गई, सस्ती पड़ी ना। और एक एक घर, और फिर हमने पूरा एक आउटर वॉल लगा के गार्ड को भी रख लिया, तो एक तरह से हम सबने मिलके अपने सबके एक जैसे घर बनवा लिए। तो उससे हमें ये बेनिफिट हो कि कुछ कॉमन जो वो हैं वो बेनिफिट सबको मिल गए, तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फायदा हो गया। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो इसको, छोटे एग्जांपल से समझा देती हूँ। प्रॉफिट सोसाइटी में जो हो रहा है वो सोसाइटी की मेंटेनेंस में लग रहा है। जो सोसाइटी में प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हम लोग हर महीने देते हैं, हमने हर महीने 1500 रुपये दिए, अब हो सकता है खर्चा इतना ना हुआ हो, तो क्या करते हैं कि चलो इस साल अब हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो न्यू ईयर पार्टी पे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं मांगेंगे हम किसी से, ऐसी न्यू ईयर पार्टी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी होगी, हम सबने होगी, हाँ ठीक है, हमने कहा कि हमारे यहाँ पे सामने है, इसलिए जगह को खरीद लेते हैं, सोसाइटी बनाएंगे, हाँ घर खरीदेंगे, सब हम सब रहेंगे, हम सबने खरीद लिया, ठीक है, और हमें पैसे देने नहीं क्योंकि हमने खरीदा, हमने बनाया, हमने मिलके ही पैसे दिए हैं, हाँ सब हमने किया है। तो इसके बाद हम सब बेच बाच के रीसेल करके चले गए, अब वो बस नाम की कोऑपरेटिव, हाँ, लेकिन वो नाम चलता रहेगा, वही तो एग्जिस्टेंस है कि वो नाम चलता रहेगा। और ऐसे भी कर लेते हैं वो कि हम मान लो मेंबर्स हैं 40 और हमने जब घर बना लिए 50, तो हम 10 घर किसी और को बेच देंगे, वो भी हमारी सोसाइटी का फायदा होगा। और गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल ही रहा है ना, गवर्नमेंट को तो लैंड रेवेन्यू मिल रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, हाउस टैक्स वगैरह सब मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आ ही रहा है।
ये आपने कहा था नहीं कि सब्सिडीज ज्यादा सस्ते में दी हाँ, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के खोल रहे तो वो लैंड हमें सस्ती मिलेगी। अगर मैं खुद से लैंड लेने जाऊंगी तो शायद मुझे ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट डेडिकेट कर देती है कि ये लैंड, जैसे यहाँ की पूरी लैंड गवर्नमेंट ने डेडिकेट की हुई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ही देंगे। अगर इंडिविजुअल को लैंड मिलती ही नहीं यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई पूरी तरह से। तो हमने आज 2 कर लिया। अब हम एक क्लास में करेंगे पार्टनरशिप, एक क्लास में करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनका 12th में भी बहुत यूज़ है, तो इनको हम बहुत इज्जत से करने वाले हैं। इज्जत तो हमने इनको भी दी है, ऐसी बात नहीं है। सो द क्लास इज ओवर नाउ। सो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.